हम लोग अकाउंट्स टेस्ट का आज लास्ट तीसरा लेक्चर देखेंगे और इसमें कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। 3 लेक्चर सब सब्जेक्ट में होगा ही होगा, ठीक है। अगर 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो 3 लेक्चर चला ही जाएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। थ्योरी वाले में 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 लेक्चर चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोलता है डिस्कस द 3 फीचर्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये कहता है कि एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये अगर आप पार्ट बी, अकाउंट्स का जो पार्ट बी था उसका पहला चैप्टर अगर एस के सिंह के बुक में देखें तो पार्ट बी का 7 नंबर चैप्टर में ये आपके पास दिख जाएगा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो बताइए एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छे वित्तीय विवरण का 3 विशेषता बताइए, तब हम मानेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बना हुआ है। तो पहला फीचर्स ये होता है कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, 31 मार्च को बनना चाहिए। दूसरा, इसमें 3 चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें केवल 1 साल का इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्डिंग जाए। बैलेंस शीट में सारे एसेट्स और लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाना, बुक वैल्यू पर दिखाना है। ये सब बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अच्छा होगा। तो 3 विशेषता वहाँ से भी आप लिख सकते हो, बुक से आपके पास बुक में भी दिया हुआ है। अब चलते हैं किसी कंपनी के स्थिति विवरण में एसेट साइड में इन आइटम्स को कहाँ कहाँ दिखाते हैं, किस हेड में दिखाते हैं। याद कीजिए जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कुछ आइटम दिया रहेगा उसका हेड पूछेगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो ये जो 4-5 आइटम्स है इसको किस हेड में आप दिखाना पसंद करोगे। हेड पूछ रहा है, सब हेड नहीं पूछ रहा है, छोटा वाला नहीं पूछ रहा है, सिर्फ हेड पूछ रहा है कि किस हेड में दिखेगा, जो कि बहुत ईजी है हेड निकालना। तो चलिए यहीं पे बगल में लिख देते हैं कि किस किस हेड में दिखेगा। फर्स्ट आइटम क्या नाम है? लूज टूल्स। अगर सही से देखेंगे तो इसको कहाँ पे दिखाते हैं? नन करेंट। लूज टूल्स का मतलब औजार होता है, और औजार हमारा करेंट एसेट नहीं होता है। औजार क्या होता है? नॉन करेंट है भाई। कहीं अब बहुत लोग बोलेगा कि नहीं सर, छोटा छोटा संपत्ति को तो करेंट मानेंगे ना। बताइए जो घड़ी बनाने काम करता है उसका बड़ा बड़ा मशीन होगा? नहीं। अच्छा, जो सोना का काम करता है, सोना का काम करता है उसका हाँ थोड़ा बड़ा मोटा एकदम होगा। बड़ा बड़ा फैक्ट्री सोना के काम में नहीं, कारीगरी वाले काम में छोटा छोटा औजार रहता है। अब बिजली काम करता है तो क्या करेगा वो? साइकिल बनाता है तो क्या करेगा वो? बताओ, छोटा छोटा औजार रखेगा, लेकिन वही उसके लिए संपत्ति है ना। अच्छा, वो कौन सा है, करेंट है कि नॉन करेंट है? नॉन करेंट है, 1 साल से ज़्यादा समय। तो लूज टूल्स भी नॉन करेंट एसेट होता है, कोई दिक्कत है? ये 1 साल से ज़्यादा समय के चलता है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है? ये समझ जाइएगा ना आप नाम से। सन्डी डेटर कहाँ जाता है? हेड पूछ रहा है, उसके अंदर का सब हेड नहीं पूछ रहा है। अगर बोलता है सब हेड बताओ तो इसका सब हेड क्या होगा? सन्डी डेटर किसके अंदर आता है? सन्डी डेटर आता है करेंट, पहले एसेट साइड में आता है, एसेट साइड में करेंट एसेट के अंदर, करेंट एसेट के अंदर एक हेड होता है सब हेड, उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। उसके अंदर 2 आइटम आता है, बिल्स रिसीवेबल और सन्डी डेटर्स। अब एकदम दिमाग में पिक्चर क्लियर है तो बना देगा, 5 नंबर का आराम से आ जाएगा। उसका कुछ करना है, खाली नाम लिख देना है। आपको जब हम बुक में पढ़ा रहे थे तो वहाँ फॉर्मेट बनाने बोले थे, यहाँ कुछ नहीं, जरूरत नहीं, खाली लिखिए और सामने लिख दीजिए हेडिंग का नाम। यहाँ लिख दीजिए आइटम्स और यहाँ लिख दीजिए हेड और लिखते जाइए। 5 नंबर का, 5 को क्वेश्चन 5 नंबर का, काहे का मेहनत करने जाएंगे थ्योरी लिखने में। अब बच्चा रिस्क लेता है थ्योरी लिखने में, जहाँ उसको मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कटेगा ही कटेगा, यहाँ पे कोई नहीं काट सकता। आप एक लाइन में लिख दीजिए। गुडविल कहाँ जाता है बताइए? नॉन करेंट एसेट्स, ये ना हेड है, हेड ही ना है। उसके अंदर सब हेड आता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अच्छा, शेयर इन रिलायंस, शेयर इन रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी में मेरा शेयर है तो वो कहाँ पे आएगा? नॉन करेंट एसेट्स में। ये इन्वेस्टमेंट है। कंपनी शेयर, हम शेयर बेच नहीं रहे हैं, हम शेयर क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। शेयर बेचेंगे तो ये नहीं लिखेगा शेयर इन रिलायंस कंपनी। हमारा अगर है शेयर, हम किसी को बेच रहे हैं तो हम क्यों रिलायंस लिखेंगे जी? हमारी कंपनी का नाम कुछ और होगा ना। समझ गए? तो लिखा है शेयर इन रिलायंस लिमिटेड। इसका मतलब क्या होता है कि मेरा रिलायंस कंपनी में शेयर होगा, हिस्सा होगा। तो मेरा जब रिलायंस कंपनी में हिस्सा होगा तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। खाली अगर लिख देता है इक्विटी शेयर तब हम लोग लेके जाते हैं शेयर कैपिटल में, लेकिन लिखा है शेयर इन रिलायंस कंपनी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि रिलायंस कंपनी में मेरा शेयर है। तो रिलायंस कंपनी में अगर मेरा शेयर है तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट है ना वो। तो इसलिए हम उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? नॉन करेंट एसेट्स में जाता है। बताइए, 5 लाइन लिखना है, 5 वर्ड लिखना है
और 5 नंबर फ्री में आ जाएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? कहीं कोई दिक्कत है? अब आपका फीड बता रहे कि आपको सिर्फ ये करना स्टडी करते हुए कि पूरे बैलेंस शीट को पढ़ ही लेते। हर टेस्ट में हम ये क्वेश्चन पूछेंगे इससे, हर टेस्ट में क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तय मानेगा। तो जब हर टेस्ट में रहेगा तो याद करने में फायदा है। पूरे आइटम्स को याद कर लेंगे, आराम से छांट के लिख देंगे कि कौन सी है और कौन CL, दो ही तो छांटना है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोगों को बोल रहा है कि एक क्वेश्चन और पूछ रहा है जिसमें क्या बनाना है हम लोग को? कॉमन साइज बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने में। बन सकता है, बहुत अच्छे से बताए थे। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करेंगे कि बैलेंस शीट पहले बना लेंगे पूरा, और बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट में 2 साल का आइटम जरूरी नहीं, कितने साल का आइटम जरूरी? 1 साल का। और बैलेंस शीट बना लीजिए और सबका परसेंटेज निकालते थे, तो वहाँ परसेंटेज होता था आइटम बाई टोटल ऑफ बैलेंस शीट इंटू 100। फिर से ध्यान देना, आइटम बटा टोटल ऑफ बैलेंस शीट इंटू 100। तो अगर तकलीफ ना हो तो हम यहीं पे एक छोटा सा बना दे। चलिए यहीं पे देखते हैं, बैलेंस शीट बना देते हैं। देखो छोटा सा हम बना रहे बाबू लोग, यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेना। चलो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो, यहाँ छांट के लिखो क्या क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व और करंट लायबिलिटी, तीन ना जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग फॉर्मेट में लिखना बाबू लोग, हम खाली नाम लिख देते हैं, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और CL करेंट लायबिलिटी। चलिए इक्विटी शेयर कितना कितना है? इक्विटी शेयर है 3 लाख, उसके बाद क्या है? 1,25 और फिर क्या है? 75,000। कहीं कोई दिक्कत है? एसेट साइड में क्या है? फिक्स एसेट कितना? 250, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,20 और नीचे क्या है? करेंट एसेट कितने का है? 1,30 का, यही ना होगा? जोड़ दीजिए कितना आता है? तो जो 5 लाख इसमें भी आएगा और 5 लाख यहाँ पे भी आ रहा है। चलो अब परसेंटेज निकालना, बताओ परसेंटेज हम बता देते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। परसेंटेज में क्या होता है? आइटम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100। तो पहला आइटम कितना है? टोटल ऑफ बैलेंस शीट कितना है? इनटू क्या करना है? तो कर लोगे अब? इसमें क्या होगा? 1,25,000 बटा 5 लाख गुने 100, 75,000 बटा 5 लाख गुने 100, 2,50,000 बटा 5 लाख गुने 100, 1,20,000 बटा 5 लाख गुने 100 और 1,30,000 बटा 5 लाख गुने 100। किसी को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। फॉर्मेट को देखिए, अभी भी आपको इसमें देखो, अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो कॉमन साइज से भी पूछा है, कॉम्परेटिव से भी पूछा है, दोनों को कमांड करने की जरूरत है क्योंकि ये सब छोटा क्वेश्चन बनेगा और ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बन सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो ना, 5 लाइन नहीं बना ठीक से, 3 आइटम ऊपर 2 आइटम नीचे, 6 आइटम लिखो, परसेंटेज निकाल दो, 5 नंबर फ्री में। ये सब बनाना छोड़ के यार लिखने जाएगा। 5 नंबर का अगर थ्योरी लिखते हैं कितना पेज लिखना होगा मालूम है? 2 पेज। 2 पेज मतलब समझते हैं ना आप? लगभग 600 वर्ड में, कम से कम 400-500 वर्ड हो जाएगा। 2 पेज आप थ्योरी किसी का लिख ही नहीं पाओगे। उससे बेहतर है कि आप 5 लाइन 6 लाइन का ये बना दो। एक चैप्टर तो कमांड में रहेगा कि इसका क्वेश्चन आया तो छोड़ने वाले नहीं है, इसका तो बना लेंगे। ये आपको कमांड करना है, याद रखना है इस चीज़ को। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं नहीं हम थ्योरी लिखेंगे तो मुबारक हो भैया उसको, उसका सोच। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मेहनत कम करना चाहते हो, 2 वर्ड चीज़ होता है, एक हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क यही कहता है कि इसको हम सीख लेंगे, इसका वीडियो भी अवेलेबल है आपके पास, इसको सीख लेंगे
कॉम्परेटिव और कॉमन साइज, तो कम से कम ये श्योर हो जाएंगे ना कि ये चैप्टर से अगर आ गया तो छोड़ने वाले नहीं, इसका तो एक क्वेश्चन बना लेंगे और अपना समय बच जाएगा। जो बच्चा न्यूमेरिकल बनाएगा ध्यान दीजिएगा इसमें, वो 3 घंटे से पहले सॉल्व कर देगा, और जो थ्योरी लिखेगा उसको दिक्कत है, 3 घंटे में लिख ही नहीं पाएगा वो थ्योरी। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, कुछ याद आ रहा है आप लोग को? अब हम इसमें सिर्फ प्लस माइनस कर देंगे, समझ आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही ना बनाए हो, क्या लिखते थे सबसे पहले बताइए? खाली एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है, बताइए क्या करते थे? हाँ, नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे। प्रॉफिट देखो 2020 में 1 लाख है, 2021 में कितना है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये 5,000 चला जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 5,000। इसके बाद ये सब जोड़ते और घटाते थे, ऐड करते थे, डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, याद है? तो चलो बता दें कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 5,000 आएगा ना। इसमें जोड़ते थे, याद कीजिएगा, ऐड करते थे डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो चलो एक एक करके बताओ। करेंट एसेट है ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? 80 से 40 घट रहा है, तो जब करेंट एसेट घटेगा तो क्या करेंगे, कितना प्लस करेंगे? 40,000 ना घट रहा है। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट है, ये क्या हो रहा है? 35 से 50 बढ़ रहा है। करेंट एसेट बढ़ता था तो माइनस करते थे, कितना? 15,000 माइनस करेंगे। जनरल रिजर्व, रिजर्व को नेट प्रॉफिट में जोड़ते हैं, देखो बढ़ रहा होगा हमेशा। रिजर्व हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। रिजर्व हमेशा क्या होगा? क्योंकि याद कीजिएगा, अगर फॉर्मेट को तो फॉर्मेट बताए थे नेट प्रॉफिट में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जब रिजर्व हम ट्रांसफर करेंगे तो बढ़ेगा ना जी, घटने का सवाल ही नहीं। तो इसको क्या करते थे? जोड़ते थे। इसको क्या करते थे? जोड़ते। तो प्लस करेंगे कितना? उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मेरा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या हो रहा है देखो तो, घट रहा है। लायबिलिटी घटेगा तो क्या करते थे? लेस करते थे। लायबिलिटी घटेगा तो माइनस, कितना? 4,000। उसके बाद प्रीपेड वेजेज में है 3,000 से 5,000 बढ़ रहा है। प्रीपेड मेरे वेजेज मेरे लिए करंट एसेट था, और करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना बढ़ रहा है? 2,000। और फिर 30,000 से 20,000 गुडविल, देखिए हमारा करंट एसेट फिक्स एसेट है जो कि घट रहा है। याद रखिएगा गुडविल घटेगा तो बताए थे आपको कि ऐड करेंगे कितना? 10,000। किस नाम से? गुडविल रिटेन ऑफ के नाम से। कहाँ पे? नेट प्रॉफिट में। और यही गुडविल बढ़ जाता तब क्या करते? बढ़ जाता तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते हैं परचेज ऑफ गुडविल। फिर से ध्यान देना, गुडविल घटेगा तो ऑपरेटिंग में, बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में। घटेगा तो ऑपरेटिंग में, बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में। कहीं कोई दिक्कत है? बनाया जा सकता है। इतना ऐड लेस करके अभी से आपका कैश फ्लो भी क्लियर हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी क्लियर हो गया। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी का कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर हो जा रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे, और सारे का वीडियो अपने पास पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता, ध्यान देना ही चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इससे क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। ये क्वेश्चन भी अगर देखेंगे तो हम बनाए थे, आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान ना हो तो बता भी सकते हैं कहाँ पे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पढ़े हैं, उसी में एक क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा। STR बराबर क्या होता है जी? COGS बाई एवरेज स्टॉक होता है। STR दिया हुआ कितना? 5। और COGS नहीं पता है। COGS नहीं पता है तो रखने दो COGS, और एवरेज स्टॉक दिया है कितना? 50,000। तो इसका मतलब क्रॉस करेंगे COGS कितना आ जाएगा? COGS कितना आ गया? 2,50,000। ये मेरा कॉस्ट निकल गया 2,50,000। यहाँ बोलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मेरा इनकम है वो क्या बोल रहा है? 25% एबव कॉस्ट है। कॉस्ट ये है, अब 25% इससे ज़्यादा है। सेल्स जो है बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स 25% कॉस्ट का है, कॉस्ट का 25% सेल है। इसका मतलब है कि इसका 25% एबव से कॉस्ट सेल है, इसका मतलब प्रॉफिट तो निकल गया जी। जीपी बराबर क्या होगा बताओ? 2.5 लाख में उसका 25% ज़्यादा है, तो 2.5 लाख का 25% निकाल दो ना, कितना आता है? तो 62,500 ना प्रॉफिट होगा जी। नहीं समझे? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, सेल का दूसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल में क्या बोल रहा है, ठीक से समझिएगा। सेल में ये बोल रहा है कि हम लागत में, लागत से अधिक, कितना अधिक? मतलब अगर 100 रुपये लागत होगा तो 100 का 25%, मतलब 125 में बेच रहे। तो भैया अगर 100 का 125 में बेच रहे यानी जो लागत है उसका 25% ना, तो मेरा तो लागत निकल गया 2.5 लाख।
तो इसका ना 25% ज़्यादा लेके बेच रहे होंगे। तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा था इसलिए 25% निकाल दिए। अगर सेल पूछता तो यहाँ 125 ना कर देते। सेल पूछेगा तो 125 ना हो जाएगा। 125 करो तो इसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। लेकिन अपने को क्या पूछ रहा था, तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमको 125 से क्या मतलब, हमको प्रॉफिट से मतलब है, इसलिए 25 कर दिया। अगर सेल्स पूछता है इसमें तो कैसे निकालते हैं, सेल्स पूछता तो यहाँ क्या कर देते 125 कि भैया 125% हमको निकालना है, क्योंकि 100% दिया, लागत हमेशा क्या होता है 100, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताइए 5 नंबर के लायक क्वेश्चन लग रहा है? क्वेश्चन भी शर्मा जाएगा 5 नंबर बोलेंगे तो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, चुटकी में बनने वाला क्वेश्चन है। अगर इसके बावजूद भी आप नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका टेस्ट 1। इसी तरह से हम लोग टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 4 टेस्ट का करेंगे। और एक जो अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसको भी करवाएंगे। तो अगर हम लोग अच्छा खासा कर लें तो 5-5 सेट आपके लिए काफ़ी होता है। इसके बाद भी अगर आप नहीं सुधार पा रहे अपने आप को तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आप सोच गड़बड़ रहे हो, और गलत सोच में आप अपने आप को डुबा सकते हो। इसलिए आपको हर चैप्टर के ऊपर कमांड करना है। देखो टेस्ट ये एक आइडिया देता है, सारे बच्चे सुन लीजिए, टेस्ट एक आइडिया देता है आपको कि मेरा कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक के ऊपर कमांड करना। हम आपको कभी नहीं बोले पूरा बुक पढ़िए, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको जरूर पढ़िए। पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब समय भी नहीं आपके पास। अब आप भी शुरू किए हैं पढ़ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको पहले बता चुके थे नवंबर से ही बोल रहे हैं कि आप अब रिवीजन शुरू कर दो। रिवीजन का टाइम नवंबर और दिसंबर होता है, जनवरी नहीं। जनवरी ये होता है, टेस्ट दीजिए, उसका सॉल्यूशन कीजिए और देखिए मेरा कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। अगर कैश फ्लो में बार बार अटक रहे हैं कि सर कैश फ्लो में हमको प्रोविजन फॉर टैक्स बार बार अटका देता है, जब आता है हम पिछड़ जाते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर कमांड करेंगे, एक दिन पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का। बात समझ गए? अब समय ये ना रहा, कोई बच्चा पूछ देगा सर जब जब हम डेप्रीसिएशन आता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में हम उलट जाते हैं, वो हमको पटक दे रहा है सर। तो भाई वो हम सिखाएंगे कि उसका ट्रीटमेंट अब हम क्या करेंगे। ये समय आ गया ये कॉन्सेप्ट देखने का कि कौन सा टॉपिक है जो बार बार आपको तंग कर रहा है। रिवोल्यूशन बनाते समय कोई ऐसा आइटम होगा जो आपको बार बार कन्फ्यूजन डालता होगा, समझ नहीं आ रहा है, कभी इधर चला जाता, कभी उसको सीखने का समय अब आया। अब अभी आप शुरू करेंगे रिवीजन करना, पढ़ना, तो आप सवाल कब पूछेंगे एग्जाम के बाद? इसलिए आपको नवंबर में ही बताया गया था रिवाइज शुरू कर, रिवीजन करना शुरू कर दो। जो बच्चा वहाँ रिवाइज कर लिया वो अपडेट है, थोड़ा सा मेहनत करेगा अपडेट हो जाएगा वो। और बाकी लोग जो नहीं भी पढ़े, हम फिर बता रहे हैं, नहीं पढ़े ना कुछ मत करो, जितना टॉपिक से क्वेश्चन आया है उस चैप्टर को तो देखना पड़ेगा। एक दिन में 8 घंटा बैठोगे तो देख लोगे। थोड़ा फास्ट करके देखना है वीडियो को, फटाफट फटाफट देखते चले जाएंगे। रेशियो का सारा वीडियो एक बार में देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि ये रेशियो कैसे निकलता है, दूसरा रेशियो कैसे निकलता है। इंटेंशन होना चाहिए कि हमको सीखना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर मन में है कि हमको सीखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर लगता है कि नहीं बस पास हो जाना एग्जाम में, परीक्षा दे देना फरवरी में, तब तो उसका कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग और भी बहुत सारा टेस्ट है, जैसे बीएसटी इकोनॉमिक्स है तो हम लोग कोशिश करें उसका भी आंसर करके और उसका भी वीडियो आपको लोगों को दे देंगे, ठीक है। बट अकाउंट्स और मैथ्स तो श्योर मिलेगा। थ्योरी वाले में आप लोग को भी मेहनत करना है, खुद से आंसर लिखिए। हम जान रहे हैं कि अगर हम सब कुछ करके दे देंगे बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, और जब एग्जाम में लिखने बैठेगा ना हाथ दर्द करेगा, क्योंकि लिखने का आदत नहीं उसको लगातार 3 घंटा। बहुत ऐसा बच्चा जिसको 3 घंटा लगातार लिखने का आदत नहीं, हाथ दर्द करने लगेगा लिखने में उसका। 3 घंटा लगातार आप बैठ के लिखिए कंटिन्यूअस, तो ये आदत अभी नहीं डालेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या क्या करेगा, वो तो वही तकलीफ उसको होगा। इसलिए आपको आदत डालना होगा, समझ गए। और आदत डालने के लिए आपको क्या करना होगा, बैठ के लिखना होगा। इसलिए हम आपको थ्योरी वाले पेपर को छोड़ देते हैं कि जाओ आंसर खुद से चेक करो, खुद से ढूंढो। अच्छा मान लो प्लानिंग का विशेषता पूछ दिया या प्लानिंग का लिमिटेशन पूछ दिया, सीमा लिखिए, तो जब आप नोट्स में ढूंढिएगा तो खाली सीमा ही पढ़िएगा क्या? लगभग पढ़ ही लीजिएगा ना। कह रहे विशेषता चलो देख लेते हैं इसको क्या है। प्लानिंग में पढ़ लिए कि प्लानिंग करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कितने स्टेप होते हैं प्लान बनाने के, बताइए हमको। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में कितने स्टेप होते हैं? ऐसे 4 5 6 7 मारेगा। कौन कौन सा? बोलेगा सब याद था, बस मुंह से निकल नहीं रहा है। सब याद था लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है कि अगर पूछ दिया तो आप बताओगे ना, हाँ या नहीं। अच्छा चलो लास्ट स्टेप बता दो, सबसे लास्ट स्टेप क्या था? फॉलो अप करना। और पहला स्टेप?
हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। चलो दूसरा बताओ तो क्या। हाँ, पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है डेवलपिंग प्रीमिसेस, उसके बाद तीसरा बोलता है कि जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे ऑप्शंस को डिटेल स्टडी करेंगे, फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन को क्या करेंगे, चुनेंगे, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अमंग द अल्टरनेटिव्स, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और तब उसको फॉलो अप करेंगे, इन करेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस पूछेगा तो आपको सबका याद रखना होगा ना कि क्या है क्या नहीं है, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चा ये काम कर रहा है उसको दिक्कत नहीं होगा, और जो बच्चे ये काम में अभी लगे हुए नहीं हैं उनको दिक्कत होगा, इसलिए लगे रहिए।